देखिए सबूत तो ये है, अगर आप दूसरे के इमाम बाड़े में पढ़ रहे तो कुछ तो इमाम बाड़े वालों ने दिया होगा, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। मैं तो अपनी मस्जिद पढ़ रहा हूँ, क्या मैं खुद ही अपने को हदिया दूं? भारत और पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। उसी दौरान ज़हीर हसन ने फैसला किया कि वो भारत को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अपनी जायदादें और आबाई जमीनें छोड़कर हिजरत करना आसान नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। तय हुआ कि पहले ज़मीर वालदा और बहनों को लेकर पाकिस्तान जाएगा और यूं लखनऊ से ताल्लुक रखने वाला ये खानदान 1967 में पाकिस्तान आ गया और कराची के इलाके रिजविया में शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ ज़मीर हसन के लिए नए चैलेंजेस थे। भाईजान ने हमारे अप्लाई किया रेजिडेंटशिप के लिए, छोटे भाई और बहनों और वालिदा की एप्लीकेशन गई तो वहाँ एक एतराज वारिद किया गया कि हेड ऑफ द फैमिली साथ में नहीं रहता। तो हेड ऑफ द फैमिली जो है वो हमारे वालिद साहब थे और वो वहाँ लखनऊ में थे। अब वो एक मजबूरी थी कि वो नहीं आ सकते थे उस वक्त उन्होंने बहुत तकलीफ वाला ये दौर गुजारा। दौर पुराना था मगर फॉर्मूला एक ही था कि भाई रिश्वत दोगे तो काम होगा। ज़मीर ने उस वक्त 5,000 के 5 टिकट खरीदे जो रेजिडेंटशिप हासिल करने के लिए मिलने वाले फॉर्म्स पर लगाना लाजमी थे। वालिद के ताल्लुकात थे तो 2-3 जगहों से कॉल्स करवा दी। उसके बावजूद ज़मीर पूरा दिन धूप में खड़ा रहता, इंतजार करता। इतनी मेहनत के बाद जब नंबर आया तो अफसोस हुआ कि आया ही क्यों। हमारी सिफारिश जो है वो कहीं किसी डायरेक्टर के लेवल के आदमी के से पहुंचाई गई और उस डायरेक्टर ने उनके सामने फोन पे जो आदमी काम करने वाला क्लर्क था उसको फोन करके कहा कि इनके पेपर्स कंप्लीट हैं और उसके ऊपर अमल दरामद करके इनके वो डोमिसाइल इशू किया जाए। वहां कहने लगे, जब मैं गया उस फ्लोर के ऊपर और उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो उस वक्त उसके स्टैम्प पेपर को फाड़ रहा था। तो उसने कहा कि वो डायरेक्टर साहब ने कहा है कि आपके पेपर्स बिल्कुल सही हैं मगर आपको दोबारा दरखास्त देनी होगी, ये बेकार हो गए हैं। 23 साल ज़मीर जो माँ बहनों को लेकर पाकिस्तान आया अब ऑफिस के धक्के खा रहा था। लेकिन इसी बीच उसने कंप्यूटर कोर्स किया, फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी की और उससे मिलने वाली तनख्वाह से अपनी जिंदगी की पहली किताब पब्लिश की। पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने पहली किताब जो तरतीब दी वो उर्दू गजल और करबला, ये उनकी पहली तसनीफ थी जिसको उन्होंने तरतीब दिया था। उसके बाद दूसरी जो किताब है वो शोराए उर्दू और इश्क अली है। इसके बाद तो किताबें लिखने का सिलसिला चल पड़ा। ज़मीर हसन को जल्द ही ये एहसास हो गया कि वो नौकरी के लिए नहीं बना, उसका मकसद तो किसी और दर की नौकरी है। ज़मीर ने वो नौकरी छोड़ दी और नाम के साथ तखल्लुस लगा लिया। यूं ज़मीर हसन ज़मीर अख्तर नकवी बन गए। अब उनका सारा वक्त लिखने, तहकीक और दूसरों की मदद करने में गुजरने लगा। उनकी उम्र के जितने लड़के थे ये उर्दू के पेपर के इम्तिहान की तैयारी बैठ के भैया के साथ किया करते थे और वो गालिब या मीर या इन सब की गजलें या जो चीज कोर्स की हुआ करती थी, शायरी और नसर वगैरह, वो एक एक मिसरा और एक एक शेर की तशरीह बैठ के बताया और समझाया करते थे। मजलिसें तो और भी खतीब या जाकिर पढ़ते हैं मगर ज़मीर अख्तर नकवी का लहजा और जबान बहुत मुनफरिद थी। वो गोलीमार में पढ़े या डिफेंस में, उनकी जबान हर खासो आम को समझ आती। लोग अट्रैक्ट होने लगे, डिमांड बढ़ने लगी, मगर ज़मीर अख्तर का ना कोई हदिया था और ना कोई डिमांड। देखिए सबूत तो ये है, अगर आप दूसरे के इमाम बाड़े में पढ़ रहे तो कुछ तो इमाम बाड़े वालों ने दिया होगा, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। मैं तो अपनी मस्जिद पढ़ रहा हूँ, क्या मैं खुद ही अपने को हदिया दूं? जो नाम हुसैन पर बुलाते ज़मीर अख्तर नकवी वहां पहुंच जाते। सिफ्तैन वो बख्शे तुझे जो हमको हैं प्यारे, हम उनके रिजाजू वो रिजाजू हैं हमारे, हैं अर्श मुअल्ला के वो ताबिंदा सितारे, बख्शाएंगे उम्मत के तेरी जुर्म वो सारे। उनके हम उम्र जाकिरीन और उनसे ज्यादा उम्र वाले मुझे याद है शिकायतन कहा करते थे कि ज़मीर अख्तर साहब कौम की आदत खराब कर रहे हैं फ्री में मस्जिद पढ़ के। ये पहला खतीब था जो ना पैसे लेता ना प्रोटोकॉल, जो चाहे मिल ले, जो चाहे पूछ ले, बच्चा जवान या बुजुर्ग, ज़मीर अख्तर सबके लिए हाजिर था। प्रोटोकॉल कभी नहीं लेते थे वो,
وہ اکیلے چل دیتے تھے. مطلب اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا 10 گاڑیاں 12 15 گاڑیاں نہ ہوں تو ہمارے علماء نکلتے نہیں ہیں. علامہ صاحب میں ایسی کوئی بھی وہ نہیں تھی.